हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा फाइनल एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू सारे चैप्टर्स में बना रहा हूँ। आज बारी है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद एक चैप्टर और ग्लोबलाइजेशन बचेगा, जिससे एक पूरी बुक नंबर 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमारी पूरी हो जाएगी। एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके थ्रू कैसे पूरा चैप्टर कवर किया जा सकता है, let us understand this. apart from that, अब I will make you understand किससे, नोट्स के थ्रू। ठीक है, मगर तुम्हें ये सारे फ्री रिसोर्सेज स्पेशली नोट्स मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि तुमने तो वही क्वेश्चंस लर्न करने जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हें वो मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे ऑल द फ्री रिसोर्सेज यू विल बी गेटिंग। दैट्स इट। ठीक है, टेस्ट सीरीज की बात दूसरे वीडियोस में भी कर चुके हैं। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। सबसे पहले फटाफट से एक बार बात करते हैं टॉपिक्स क्या है। ठीक है, बिकॉज एवरी टाइम स्टार्ट विद टॉपिक्स, दिस टाइम एज वेल। लेट्स डू इट। टॉपिक्स की जहां तक बात है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अच्छा, पहली बात तो ये एनवायरमेंट चैप्टर ज्योग्राफी में नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट को लेके क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, दैट इज समथिंग विच विल वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। फाइन। फर्स्ट टॉपिक इज, अब पॉलिटिक्स समझनी है तो पहले तो मुद्दे क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है क्या पूरी दुनिया में एनवायरमेंट को लेके। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। पूरे टॉपिक में एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया, इस बार फिर से आएगा। ठीक है, मान लो बात। सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स क्या है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, विल सी। ठीक है, फिर अब प्रॉब्लम समझ आ गई तो इन इसको ठीक करने के लिए पूरी दुनिया में कुछ कन्वेंशंस तो हुई होंगी ना। ठीक है, तो पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज ने मिलके या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके क्या किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ एफर्ट किया कि नहीं किया, कंट्रीज ने मिलके कोई नई सॉल्यूशंस की बात की या नहीं की, वो बात करेंगे। सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो पूरी दुनिया में हुए, और फिर उन्हीं कन्वेंशंस में निकल के आती है इन्वायरमेंट को लेके जो पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में है, जिसको बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि यही इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की। CBDR जिसको बोलते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, एज ऑफ नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट तुम प्री बोर्ड्स वगैरह सब दे चुके हो, तो तुम्हारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। सो विल बी अ लिटिल क्विकर। ठीक है, ताकि मैक्सिमम 1 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर 10 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा हो जाए। फाइन, विल नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम। ठीक है, विल ऑल्सो विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल्स। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर वीडियोज आई विल मेक। ठीक है, दिस इज जस्ट वन शॉट वीडियोज फॉर द फाइनल एग्जाम्स, ताकि तुम्हारे 90+ मार्क्स इन वीडियो से एटलीस्ट आ सके। ठीक है, बट विल नो अब, सो दिस विल बी एग्जाम फोकस्ड। ठीक है, अच्छा, फिर एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है टॉपिक में, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। बहुत बार आया नहीं है ये। ठीक है, एक बार आया था बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इंडिया का स्टैंड क्या है सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो मूवमेंट्स नहीं है बच्चों वाली। ठीक है, सो ग्लोबली इन्वायरमेंट को लेके किन किन चीजों पे मूवमेंट हुआ है वो हम बात करेंगे। रिसोर्स, जियो पॉलिटिक्स, न्यू थिंग फॉर यू। एंड लास्ट इज इंडिजिनस पीपल। इन्वायरमेंट की बात हो और ट्राइबल्स की हम बात ना करें, उनके राइट्स की बात ना करें, बिकॉज द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जिसने पे किया है वो है ट्राइबल्स। ठीक है, हाउ एंड वाई, व्हाट आर देयर इश्यूज, विल टॉक अबाउट देम। ठीक है, इंडिजिनस पीपल की असली डेफिनेशन क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या डेफिनेशन दी है, सारी बातें विल डिस्कस। दैट्स इट, दीज आर दी टॉपिक्स। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स। पूरी दुनिया के एनवायरमेंट को लेके मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं, सुन लो जरा। पहली बात तो ये 5 पॉइंट्स को ना रट लो पहले तो। सी, अभी एग्जाम फोकस्ड होके पढ़ना है। ठीक है, 5 इश्यूज पूरी दुनिया में एनवायरमेंट को लेके क्या है, सुन लो जरा। And those who want to score 100 on 100, please understand this, that whatever data and facts are written there in these 5 major issues, वो तुम्हें पता होने चाहिए, बिकॉज MCQs में वो डेटाज आएंगे, assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे फिर you'll get confused. If you have the exact knowledge of these statements, datas, then you'll be able to solve that. ठीक है, अदरवाइज एक आधा नंबर, इफ मतलब
अभी के लिए दोस्त जो खुद को तुम सोच रहे हो कि अभी 50-60 पे है तो 100 पे पहुंच जाए या 90 प्लस पहुंच जाए, तो तुम बहुत डिटेल में मत घुसना, सिर्फ ये पूरे 5 पॉइंट्स लर्न कर लेना ताकि थ्योरी में तुम लिख पाओ अच्छे से अगर क्वेश्चन आया तो। फाइन, दैट्स इट। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज ऑफ नाउ एंड डू द प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। 5 ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है? सबसे पहला है लेसर फूड प्रोडक्शन। लेसर फूड प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है भाई? खाना कहाँ होगा? जमीन पे। जमीन जहां पे फर्टिलिटी होगी वहीं पे तो उगेगी। अब हो क्या रहा है, फर्टाइल एरिया तो बचा ही नहीं है, फर्टाइल लैंड कम से कम होता जा रहा है, कल्टीवेबल एरिया एक्सपैंड नहीं हो रहा है, जनता एक्सपैंड करती जा रही है, एग्रीकल्चरल लैंड जो था थोड़ा बहुत था उसकी फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है, जो ग्रासलैंड्स थे वो ओवरग्रेस्ड, गाय भैंसे वो चारा खाई जा रही हैं, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, अनाज के लिए इतनी जगह उगाने के लिए जगह बची नहीं है। उसके अलावा फिश की अगर हम बात करें तो फिशरीज आर ओवर हार्वेस्टेड, ठीक है। सो मैरीन लाइफ को भी हमने एक्सप्लॉइट कर दिया। तो फूड प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, जो बचा कुचा है वो पोल्यूशन से खराब करते जा रहे हैं। जनता बढ़ रही है, उगाने के लिए जगह कम है, और जो ऑलरेडी फूड इन केस अगर है भी वो भी पोल्यूट होता जा रहा है, तो वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। वाटर बॉडीज आर ऑल्सो बीइंग पोल्यूटेड। पहला लेसर फूड प्रोडक्शन। सेकेंड इज नो एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन इन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। भाई साफ पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है, उसकी वजह से देख लो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है HDR 2016 यूएनडीपी जो पब्लिश करता है, उसने क्या बोला है? 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर। 663 मिलियन पीपल डेवलपिंग कंट्रीज में दे डोंट हैव एक्सेस टू सेफ वाटर एंड 2.4 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, फाइन, नाउ इट्स फाइन, ठीक है। 663 मिलियन पीपल, भाई साफ पानी नहीं है, जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि हर साल मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन डाई ड्यू टू दिस। 3 मिलियन मीन्स 30 लाख चिल्ड्रन, they die due to this. Please understand this, हर साल। Apart from that, reduction of natural forest and loss of biodiversity। तीसरा पॉइंट क्या है प्रॉब्लम? भाई नेचुरल फॉरेस्ट रिड्यूस होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पेड़ कट रहे हैं और जगह चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, उसकी होड़ में क्या हो रहा है, नेचुरल फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। अब फॉरेस्ट आर दी हैबिटेट ऑफ क्या, कुछ स्पीशीज का उनका नेचुरल हैबिटेट है। अब वो ही खत्म हो जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी का भी तो लॉस होगा ना। जब नेचुरल फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी कम होती जाएगी, वो भी लॉस होगा। एंड यू नो, अगर फूड चेन में से अगर 9th-10th में कुछ पढ़ा है तो फूड चेन में से एक भी स्पीशी को हटा दो तो कैसे उसका रिएक्शन होगा, फूड वेब पूरा कंप्लीटली हार्म हो जाएगा, ठीक है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। वन इज ओजोन होल। ओजोन होल क्या है? ओजोन की मात्रा कम होती जा रही है, मगर अब एक चीज देख लो, ये ओजोन एक्चुअली जो हमारे आसपास, एज सच ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस, इज नॉट गुड। बट भगवान ने स्ट्रेटोस्फेयर में, जो एटमोस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स है उसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की एक नेचुरल लेयर बनाई हुई है। वो ओजोन की जो लेयर है वो अर्थ की सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यहाँ आने से रोकती है, मगर वो ओजोन होल डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ओजोन की मात्रा वहां पे डिक्लाइन होती जा रही है, जिससे प्रॉब्लम क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेज आ जाती है यहाँ पे, विच कैन कोज वेरियस हेल्थ इश्यूज। अगेन अ प्रॉब्लम, ओजोन होल डिप्लीशन, ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, जो ओजोन की लेयर है, अगेन अ प्रॉब्लम। एंड देन वी हैव कोस्टल पोल्यूशन। जितने भी कोस्टल एरियाज हैं पूरी दुनिया में वो और पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। ओपन सीज आर रिलेटिवली क्लीन। ओपन सीज है बेसिकली जो कोस्ट के बहुत काफी दूर जाके ओशंस के बीच में जो खुला ओशन है, दैट इज कंपैरेटिवली स्टिल क्लीन, रिलेटिवली क्लीन। बट कोस्टल वाटर्स जो हैं हमारे आसपास वाले एरियाज, बीचेस के बिल्कुल पास वाले एरियाज, एंड दैट एरिया इज ऑल्सो वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी इफ यूल सी। फाइन, यहाँ पे भी लैंड और वाटर बिल्कुल मिल रहा होता है ना, तो
उस जगह पे यूजुअली बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है, रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, और वो चीज अगर हम पोल्यूट कर देंगे, उस जगह को पोल्यूट कर देंगे, तो अल्टीमेटली फिर से प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। इट विल ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस इज वन थिंग, ठीक है। उसका कारण लैंड बेस्ड एक्टिविटीज है ना, टूरिज्म से भी खराब करते हैं, और भी बहुत सारे कारण है, दैट्स इट, ठीक है। And if if unchecked, intensive human settlement of coastal zones across the globe will lead to further deterioration in the quality of the marine environment. अगर इसको अनचेक ही रखा तो बेटा ये और प्रॉब्लम करता जाएगा, और पूरा मेरीन एनवायरनमेंट और खराब हो जाएगा, डिटीरियोरेट हो जाएगा, ठीक है। सो नॉट अ गुड थिंग। पांच चीजें तुमने याद रख लेनी है, क्वेश्चन आएगा किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लिखवाया हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 4 एनवायरमेंटल कंसर्न्स, 5 एनवायरमेंटल कंसर्न्स तुमने बता देना, ये लो आंसर शीट पे लिखोगे। पहला, लेसर फूड प्रोडक्शन। सेकंड, नो एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। फिर नेचुरल फॉरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। ओजोन होल इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है। ओजोन होल, अमाउंट ऑफ ओजोन कम होता जा रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में। एंड देन वी हैव कोस्टल पोल्यूशन, ठीक है, कोस्ट भी पोल्यूटेड होते जा रहे हैं, जिसका अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द एनवायरनमेंट। दैट्स इट। 5 चीजें ये याद कर लेनी है, 4 नंबर पक्के ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल कॉमन्स। अभी ग्लोबल कॉमन्स क्या है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये एक ही क्वेश्चन पूरे टॉपिक में लर्न करना है, यही इसी में ही सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, नाम से ही पता लग रहा है, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया के, कॉमन्स मीन्स साझे हों। जो चीज पूरी दुनिया के लिए कॉमन है, किसी एक कंट्री की सॉवरेन जुरिस्डिक्शन उस पर नहीं है, वो ग्लोबल कॉमन्स हो जाएंगे। तो कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रादर शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी। कॉमन तो यही होता है ना, पूरी कम्युनिटी शेयर कर रही है, किसी एक के ओनरशिप में नहीं है। ऐसे ही पूरी दुनिया में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, there's a problem going on, फाइन। ठीक है, सो ऐसे ही पूरी दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। देयर सम एरियाज, ऐसे जगह हैं पूरी दुनिया में जो किसी एक कंट्री के सॉवरेन जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। सॉवरेन जुरिस्डिक्शन मतलब किसी एक कंट्री का उस पर कंट्रोल नहीं है, कि वो जो रूल्स बनाएगा वही उस रूल्स उस रीजन पे चलेंगे, नो, या वो ही उस एरिया के लैंड को यूज करेगा, नहीं। ऐसे कुछ इलाके पूरी दुनिया में हैं, कुछ एरियाज हैं, कुछ रीजन्स हैं, उनको हम ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं, ठीक है। और उन्हीं को ही रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटेटिस भी बोला जाता है। अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर, अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, यू कैन you'll mark this, रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटेटिस। एग्जाम्पल्स याद रख लो, इनके अलावा कुछ भी ग्लोबल कॉमन्स मार्क नहीं करना है। एमसीक्यू में इतनी बार आया है, मगर इन 1 2 3 4 चीजों के अलावा तुम्हें जो भी चीज दिखेगी वो ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है। क्या क्या है एग्जाम्पल्स? अर्थ का एटमोस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस। एक तो हमारा जो एटमोस्फेयर है, ठीक है, किसी एक कंट्री के कंट्रोल में तो नहीं है, सॉवरेन जुरिस्डिक्शन में तो नहीं है। अच्छा, एटमोस्फेयर के बाद याद रखो आउटर स्पेस। जब एटमोस्फेयर जहां तक खत्म हो जाता है, जहां तक तो बेटा देयर विंड, हवा अर्थ की ग्रेविटी के कंट्रोल में है, इन्फ्लुएंस में है, वो तो एटमोस्फेयर हो गया। जहां पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का एग्जर्ट होना खत्म हो जाता है, दैट इज आउटर स्पेस, जहां वैक्यूम आ जाएगा, है ना, तो वहां ग्रेविटी नहीं होगी, दैट इज आउटर स्पेस। अर्थ एटमोस्फेयर, आउटर स्पेस, ओशन फ्लोर एंड अंटार्कटिका, फाइन, ये किसी एक कंट्री के सॉवरेन जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। अच्छा, इनको कंजर्व करने के लिए कुछ ट्रीटीज हुई हैं, ये 3 ट्रीटीज याद कर लेनी है, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल 1991, बात खत्म। ये 3 ट्रीटीज, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लर्न, बात खत्म। दीज आर फैक्ट्स, प्योर फैक्ट्स, ठीक है, नो कंसेप्ट है। ग्लोबल कॉमन्स, एग्जाम्पल्स, 3 फैक्ट्स, 3 ट्रीटीज। एक क्वेश्चन ये आता है, ये असर्शन रीजन में बहुत बार आया हुआ है, दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल कॉमन्स इज नॉट इजी, ठीक है।
और उसका कारण रीजन में ये होना चाहिए बिकॉज देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग कंसेंसस ऑन कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडाज। पूरे ग्लोबल कॉमन्स पे कॉपरेट करना आसान नहीं है, जिसका रीजन ये है कि सारे कंट्रीज एग्री नहीं करते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। एक कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडा पे एग्री नहीं करता है कोई कि यार अंटार्कटिका को लेके ये प्रॉब्लम है, कोई कहता है ये प्रॉब्लम है, कोई कहता है ये प्रॉब्लम है, तो कंसेंसस नहीं बन पाता, इसीलिए कॉपरेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, ये याद रखना है एजर्शन कि कॉपरेट करना ऑन इन दिस ग्लोबल कॉमन्स इज नॉट इजी। रीजन बिकॉज देयर इज लैक ऑफ कंसेंसस अमंग कंट्रीज, है ना, ऑन द एनवायरमेंटल एजेंडाज विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल कॉमन्स। दैट्स इट। ठीक है, बस इतना देख लेना है। ठीक है, डोंट गो इनटू दिस एज ऑफ नाउ। आगे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? यू कैन राइट एनीथिंग। कंट्रीज को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा और रिसर्चेस करनी पड़ेंगी, कंसेंसस बिल्डअप करना पड़ेगा, है ना, एक कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडा पे आना पड़ेगा। that is something which is a solution. You can write each and anything. Apart from that, और क्या कर सकते हैं? If you want to learn something to write, activities in these areas should be restricted to scientific research and commercial exploitation should not be allowed. बोले जितने भी एरियाज है, एटमोस्फेयर हो, आउटर स्पेस हो, अर्थ एंड ओशन फ्लोर हो, या फिर अंटार्कटिका हो, ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए जगह यूज होनी चाहिए, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज करनी कि यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके पैसा बनाया जाए, ठीक है, या फिर वो लैंड को यूज कर किया जाए किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए। नो, साइंटिफिक रिसर्चेस करो, है ना, जिससे पूरी दुनिया की तरक्की हो, मगर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन वहाँ की नहीं करनी है। ठीक है, जिससे वो जगहें फिर भी कंजर्व हो जाएंगी। एंड the advanced countries who are doing scientific researches on environment should come up with environment friendly technologies and provide that to the developing countries to prevent environmental degradation. कह रहे जो कंट्रीज ने ऑलरेडी साइंस एंड टेक में बहुत तरक्की कर ली है, अब उनका फर्ज बनता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को वो टेक्नोलॉजी दे दें कि यार तुम भी अपने कंट्रीज में इसको यूज करो। यार एटमोस्फेयर को कंजर्व करना है, सही करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब यार लेट्स से उसका एक सोल्यूशन है कि ग्रीन एनर्जी यूज किया जाए। ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया या कोई और एनर्जी को यूज किया जाए जो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट ना करें। अब लेट्स से यूएसए के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो अच्छी खासी एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेज भी एमिट ना हो। ठीक है, तो यूएसए का ये फर्ज बनता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को वो टेक्नोलॉजी शेयर कर दें। उससे क्या होगा? डेवलपिंग कंट्रीज भी उस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे और सारे मिलकर एटमोस्फेयर को कंजर्व कर पाएंगे। अब अफ्रीका के कुछ कंट्रीज, क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि वो कोयले के बगैर कुछ और यूज करके अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर पाए? नहीं होगी। अब कोयला यूज करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस होंगे, फिर एटमोस्फेयर कंजर्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दैट्स इट। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली ग्लोबल कॉमन्स। डेफिनेशन किया, डेफिनेशन के अलावा एग्जाम्पल्स किए, एग्जाम्पल्स के अलावा ये 3 ट्रीटीज की। ये 3 ट्रीटीज क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकती हैं, बहुत बार आया है। ग्लोबल कॉमन्स से क्वेश्चंस कैसे आएगा? एमसीक्यू से बहुत बार आया, मैं पहले भी बता चुका हूं। एक तो एग्जाम्पल्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन, तुम्हें पता होना चाहिए। इन चारों के अलावा कोई और होगा तो यू विल मार्क दैट। ठीक है, और ये चारों ग्लोबल कॉमन्स हैं। अभी के लिए तुमने ये 4 ही याद करने हैं बस। उसके अलावा एमसीक्यू में एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एजर्शन रीजन मैंने बताया। एजर्शन होगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्लोबल कॉमन्स इज नॉट इजी, दैट्स ट्रू। रीजन बिकॉज देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग कंसेंसस ऑन कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडाज। बात खत्म। ठीक है, और अगर थ्योरी में आएगा तो तुम्हें जो पूछा जाएगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे एग्जाम्पल्स हो, चाहे ट्रीटीज हो, ठीक है, चाहे वाई ग्लोबल कंसेंसस इज वाई इट्स डिफिकल्ट टू कोऑपरेट ऑन इन ग्लोबल कॉमन्स,
या फिर सॉल्यूशंस पूछे जाएं तो ये दो सॉल्यूशंस, दिस ऑल इज ग्लोबल कॉमन्स, बात खत्म। देन वी हैव ग्लोबल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। अब आते हैं मेन बात पे कि पूरी दुनिया में एनवायरमेंट को बचाने के लिए किया क्या गया, क्या स्टेप्स लिए गए, कि सारे कंट्रीज मिलके कुछ कोऑपरेट कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ये हमने अब देखना। ग्लोबली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई टू कंजर्व एनवायरमेंट। अब इसको ऐसे समझो, एक जो मेजर डेवलपमेंट हुई है ना टू कंजर्व एनवायरमेंट, दैट वाज रियो समिट, जिसको हम अर्थ समिट भी बोल देते हैं, जो हुई थी 1992 में। दिस वाज द मेजर डेवलपमेंट। अब इससे पहले क्या हुआ था, पहले तो वो देखेंगे, तीन चीजों की बात करेंगे इससे पहले की। उसके बाद जो हुआ दैट इज ऑल रियो समिट, और रियो समिट के ही आगे कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस होते गए, ठीक है। दैट्स हाउ वी विल अंडरस्टैंड। रियो समिट इज द मेजर थिंग दैट हैपेंड। उससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ है बेस्ड ऑन रियो समिट, वो सब हमने देखना है। सो पहले रियो समिट के पीछे जाएंगे थोड़ा, क्या होगा क्वेश्चन अगर आएगा कि 60s 70s में 80s में क्या होगा, बिफोर रियो समिट, बिफोर रियो डिक्लेरेशन क्या क्या हुआ है वो देखने हैं। तीन चीजें तुम्हारे सामने, तुम्हें कीवर्ड्स देखो तो तुम्हें पता लगेगा क्या क्या तीन चीजें हैं। वन इज द क्लब ऑफ रोम। पहली चीज, एक ग्लोबल एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक होता है जो किसी ना किसी चीज पे विचार करता है, ठीक है, रिसर्च करता है और फिर कुछ सॉल्यूशंस लेके आता है। तो एक ऐसे ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक ग्रुप है क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें क्या बताया, पोटेंशियल डिप्लीशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। बोले जनता बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज इतने नहीं है, दैट्स व्हाई बुक का नाम लिमिट्स टू ग्रोथ। कब, 1972। किसने दी थी, क्लब ऑफ रोम ने, बात खत्म। उसके अलावा नेक्स्ट एक और चीज, जब ऐसा हुआ एंड इट वाज एक्चुअली सो, मतलब पूरी दुनिया एक एक टाइम पे तो हिल गई थी कि यार ये तो सही बात है, उसमें बुक में ऐसे ऐसे फैक्ट्स एंड डेटास लिखे हुए थे। तो यूनाइटेड नेशंस को भी पता लग गया कि यार ये तो एक्चुअली में इट्स अ प्रॉब्लम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, लास्ट चैप्टर यूनाइटेड नेशंस करवा चुका हूं, वो एक बार देख लो जाके। सो यूएनईपी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, है ना, डिटेल्ड स्टडीज करना शुरू कर दिया, मतलब पूरी दुनिया को अवेयर करना शुरू कर दिया कि बेटा देख लो ये लिमिट्स टू ग्रोथ बुक के हिसाब से फ्यूचर कोई खास अच्छा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, है ना। तो इस पे कुछ स्टडी करो, कुछ सॉल्यूशंस निकालो, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। और फिर उसके बाद 1987 की बात है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है। ब्रंटलैंड एक इज अ प्लेस, वहां कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट उसको बोलते हैं, और उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम है, आवर कॉमन फ्यूचर। सो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, उसने क्या बात की, बोले दैट दे हैव वांट, रिपोर्ट में क्या था, दैट ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। बोले तरक्की के लिए जो हम पुराने तरीके तौर तरीके यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ज्यादा सही चलेंगे नहीं, लंबे समय तक बदलना पड़ेगा उनको कुछ। तीन चीजें क्या क्या देखी हमने बिफोर रियो समिट दैट हैपेंड। फर्स्ट, क्लब ऑफ रोम 1972 published a book limits to growth. Second, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस पूरी दुनिया में करनी शुरू कर दी, स्टडीज करनी शुरू कर दी, सॉल्यूशंस के लिए बात करनी शुरू कर दी। एंड थर्ड, ब्रंटलैंड रिपोर्ट,
1987 बुक का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। क्या बोला? द ट्रेडिशनल मेथड्स और पैटर्न्स ऑन विच वी आर डूइंग इकोनॉमिक ग्रोथ दे आर नॉट सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टर्म। बदलो उनको। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी कंसेप्ट आने लगा, पूरी दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस होने लगा, है ना। क्लब ऑफ रोम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, बात खत्म। तीन चीजें बिफोर द रियो समिट, एंड देन द मेजर थिंग हैपेंड एंड दैट वाज रियो समिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगेन ऑफ दिस चैप्टर एनवायरनमेंट। रियो समिट, रियो समिट क्या था, उसके आउटकम्स क्या थे, सब चीजें हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो। क्या है रियो समिट? लेट्स सी। पहली बात तो रियो समिट को हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। था क्या ये? इट वाज अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई कहां पे थी? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है। जून 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। जून 1992 रियो डी जेनेरियो में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट होती है। उसी कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि रियो में हुई थी तो रियो समिट बोल देते हैं, अर्थ को बचाने के लिए हुई थी तो अर्थ समिट बोल देते हैं, दैट्स इट। अब व्हाई इट वाज सो बिग? बिकॉज 170 बिग एज एन कन्वेंशन और as a summit, because 170 states, more than 170 states, countries attended, thousands of NGOs, हजारों NGOs ने अटेंड किया था, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अटेंड किया था इस समिट को। और इसके आउटकम्स क्या निकल के आई, देखो जरा। पहली बात पता लग गया रियो समिट था क्या? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन जून 1992. This was known as Earth Summit or Rio Summit. It was attended by more than 170 states, multiple NGOs, thousands of NGOs and multiple MNCs, multinational companies. That's it. What were the outcomes? Please see this. चार चीजें आउटकम्स में याद रखनी है। तुम्हारे सामने कीवर्ड्स दिख रहे हैं। पूरी लर्न करने का एक तरीका होता है, 100 बार बताया है, कैसे लर्न करोगे देख लो। सबसे पहली बात, दिस समिट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लगी रियो समिट से। रियो समिट इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड विद द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहली बात। दूसरी बात, एजेंडा 21, ये क्या है वी विल डिस्कस। इसके अलावा रियो डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन क्या होता है यार? कुछ प्रिंसिपल्स पे सब एग्री करे कि यार हाँ वी डिक्लेयर दैट विल एग्री टू दीज प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, दैट्स इट। और तीन कन्वेंशंस होती हैं, ऑल्दो तुम्हारे एनसीईआरटी में तीन कन्वेंशंस की बात नहीं है, बट ओरिजिनली इन तीनों कन्वेंशंस की बात रियो समिट में हुई थी, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू हियर। एक यूएनएफसीसीसी, एक यूएनसीबीडी और एक यूएनसीसीडी। यहाँ पे एफसीसीसी में एक सी कम है, इट्स एक्चुअली यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CBD, see UN is common in also, UN is United Nations obviously. UNFCCC is Framework Convention on Climate Change. CBD is Convention on Biological Diversity, and CCD is not Cafe Coffee Day but to combat desertification, Convention to combat desertification. ठीक है, डिजर्टिफिकेशन होता है जब फर्टाइल लैंड इज कन्वर्टेड इनटू इनफर्टाइल लैंड, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो वो डेजर्ट की तरह हो गया ना लैंड, जिसमें कुछ उगा नहीं सकते हैं, अगर आम भाषा में समझो तो। बट दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम। मेजरली सिर्फ यूएनएफसीसीसी के बारे में बात करनी है आगे हमने, डोंट वरी। चार आउटकम्स कौन से हैं? What are the 4 outcomes of Rio Summit? First is concept of sustainable development. Sustainable development की बात होने लगी। Agenda 21, we will see what this is. Third is Rio Declaration.
है ना, कुछ प्रिंसिपल्स को लेके विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबने एग्री किया। एंड लास्ट वन इज 3 कन्वेंशंस, UNFCCC, UNCBD, UNCCD। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज द मेजर थिंग विच विल टॉक अबाउट। बात खत्म, ठीक है, दैट्स इट। अब यूजफुलनेस ऑफ समिट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इट वाज यूजफुल ना। Rio Summit produced conventions dealing with climate change, biodiversity, and advocated a list of development practices called Agenda 21. Agenda 21 again आगे आएगा. And there was an agreement on combining economic growth with ecological responsibility. तो effective तो था ही ना, useful तो था ही, मगर what is this economic growth with ecological responsibility? Again an MCQ question. अगर लिखा हुआ आ गया कि नीचे which among the following phrases represent sustainable development, answer will be this: economic growth with ecological responsibility. Sustainable development को अगर एक phrase में define करना हो, so it's actually this कि economic growth अभी की भी करनी है, पर environment को लेकर responsibility भी रखनी है कि future generations भी उसको use कर सके और economic growth अपनी कर सके. This is economic growth with ecological responsibility. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही एक तरह से बोला जाएगा इसमें। तो बात होने लगी है यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एजेंडा 21 में कुछ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जो पूरी दुनिया एग्री कर रही है करने के लिए, इफेक्टिव है ना, यूजफुलनेस तो है ही है रियो समिट की। एजेंडा 21 क्या है यार, अब बार बार बात कर रहे हैं सर, ये भी बता दो क्या है। एजेंडा 21 में 21 का मतलब है 21st सेंचुरी। अब रियो समिट होता है 1992 में यार, 8 साल के बाद 21st सेंचुरी आने वाली थी, तो उन्होंने एक एजेंडा बनाया फॉर द 21st सेंचुरी जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस बताई गई कि यार सारे ट्राई करना है, इनको फॉलो करो। मगर ये नॉन बाइंडिंग है, ऐसा नहीं कि अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर कोई सैंक्शन लग जाएंगे, कोई फाइन लग जाएगा, नहीं, नॉन बाइंडिंग है। ट्राई कर लो कि कर लोगे तुम, वॉलंटरी है, वॉलंटरीली इंप्लीमेंटेड है, खुद से कंट्रीज इंप्लीमेंट करेंगे इसको, मन किया है कर लो, बेटर है यार, है ना। मतलब खुद को शर्म आनी चाहिए ना कि रियो डिक्लेरेशन साइन करके आए हो, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स को एग्री कर रहे हो, एजेंडा 21 को भी तुम मानते हो। अब बाइंडिंग नहीं करा है क्योंकि सारे कंट्रीज कर पाएंगे कि नहीं वो डाउटफुल था, बट मॉरली इथिकली सबको करना चाहिए, वॉलंटरीली इंप्लीमेंटेड, नॉन बाइंडिंग, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का एक्शन प्लान लगा लो एक जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस है कि क्या क्या करना है फ्यूचर में बचाने के लिए किसको, अर्थ को, फॉर द 21st सेंचुरी वाज एन एजेंडा। और ये रियो समिट अर्थ समिट में ही बताया गया था, जो रियो डी जेनेरियो में कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, वही बातें लिखी हुई है। 21 का मतलब एजेंडा 21 है, बस बात खत्म, ठीक है, दैट्स इट। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार एजेंडा 21 इज बायस्ड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बोले इसमें इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के बारे में खास कुछ लिखा नहीं हुआ है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ की ही बातें हैं, तो कुछ खास इससे भी होने वाला नहीं है। मगर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो कहना भी चाहिए, तभी वो उसी क्रिटिसिज्म से ही दुनिया आगे बढ़ती भी है और इम्प्रूव भी होती है। फाइन, सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट, अब देखो, अब जरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम समझ गए, है ना, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की तरक्की भी करनी है और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। एजेंडा 21 हमने देख लिया, रियो डिक्लेरेशन में कुछ प्रिंसिपल्स की बात की हुई है, दैट्स फाइन। अब मेजर फोकस बचेगा यूएनएफसीसीसी पे। ये यूएनएफसीसीसी है क्या, ठीक है, क्योंकि जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है एनवायरनमेंट को लेके, उसमें एक सबसे अगर हम मेजर इशू की बात करें, सो दैट इज क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी, बिकॉज वी हैव लेसर टाइम, ठीक है, और अभी एग्जाम फोकस्ड तरीके से ही पढ़ाई भी करो। बट फिर भी अगर तुम देखो तो क्लाइमेट चेंज का बेसिक सा इतना मायना है कि पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जो कि होता किस वजह से है, मेजरली
फॉसिल फ्यूल्स के यूज से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स हम अगर यूज करते हैं, एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स आर पार्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, दैट्स फाइन, उनको यूज करना, एनर्जी तो चाहिए अगर फैक्ट्रीज रन करनी है ना, कुछ भी करना है, ग्रो करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो एनर्जी तो चाहिए, है ना, इवन टू बिल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इवन टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स आर नीडेड, ठीक है। सो कोल पेट्रोलियम, अब जब इसका यूज होता है तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, जो सनलाइट आती है उसमें से कुछ तो सनलाइट अर्थ ट्रैप कर लेती है, बाकी वापस चली जाती है, मगर जब वो वापस जा रही होती है सनलाइट, ग्रीन हाउस गैसेज अगर ज्यादा होंगी तो ग्रीन हाउस गैसेज उस सनलाइट को ट्रैप कर लेंगे और एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देते हैं, जिससे ग्लोबली एनवायरनमेंट में ग्लोबली वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है, ठीक है, जो एक्चुअली अभी तक पूरी दुनिया समझ ही रही है, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोल देते हैं। गर्मी पड़ रही है तो एक्सट्रीम पड़ रही है, ठंड पड़ रही है तो एक्सट्रीम पड़ रही है, कभी ठंड जल्दी आ रही है, कभी लेट आ रही है, कभी गर्मी जल्दी आ रही है, कभी गर्मी लेट आ रही है, कभी बारिश ज्यादा पड़ रही है, कम पड़ रही है, तो पूरा इकोलॉजिकल एक जो एक सिस्टम बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो रहा है। दिस इज क्लाइमेट चेंज विच इज हैपनिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और उसका वजह है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस एंड विच इज ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इतनी बात याद रखो। इसी को ठीक करने के लिए कन्वेंशन की गई थी, यूएनएफसीसीसी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब इसमें एक बात समझो, ये सारी बातें ऐसी हैं जो विच यूल अंडरस्टैंड बिकॉज जो मैंने समझाया एवरीथिंग दैट इज रिटन हेयर, ठीक है, बट इसमें एक चीज है, अब जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हैं वो अलग अलग कंट्रीज कर रहे हैं, यूएसए भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है ना, यूके भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, सब कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस, ठीक है। मगर अगर तुम एक बात समझो तो यार, इंडिया जैसे कंट्रीज प्लस अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, हम सारे कंट्रीज तो डीकॉलोनाइज हुए 40s में, 1940s में, प्रीवियसली तो वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूरोपियन पावर्स, नो, वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ वेस्ट, तो हम तब तो अपनी फैक्ट्रीज में इतनी तरक्की कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे को कंट्रोल कौन कर रहा था, वेस्ट, और तब वेस्ट पूरा ग्रो कर रहा था क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उन्होंने तब पूरा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस किया वेस्ट ने। हिस्ट्री में मतलब थोड़ा अगर पीछे जाएं तो ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा एमिशन वेस्टर्न कंट्रीज ने किया जो अब डेवलप्ड हो गए, मगर हम आजादी हुए 1940s में, सारे कंट्रीज लाइक इंडिया, इवन चाइना एज पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर माओ जेडोंग वाज फॉर्म्ड इन 1949, है ना, मोस्ट ऑफ यू नो दिस चैप्टर, सेकंड कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर, इसमें चाइना की ग्रोथ की बात करी थी, यू कैन वॉच दैट अगेन, वो भी साथ में तुम्हें इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मगर अब जब हमें तरक्की करने की बात आती है, अब हमने डेवलप होना है, हम जब डेवलप होने की खुद को बात करते हैं तो अब ये बात होने लगी कि भैया ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम कर दो। भैया आपने तो पिछले 100-200 साल में पूरी तरक्की कर ली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से, अब एनवायरनमेंट याद आ गया तुम्हें, मतलब, और जो आज एनवायरनमेंट की हालत है वो ऐसा तो नहीं है कि अभी जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से, वो तो पहले जिसने किया है नुकसान, पहले जिसने ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा एमिशन किया है उसकी वजह से आज हालत खराब है पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट की। ग्लोबल वार्मिंग का आज का कारण पिछले 100-200 साल में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है ना, और वो हमने तो किया ही नहीं है। अब हम तो ना तो ग्रो कर पाए, अब हमें रोका भी जा रहा है कि तुम ग्रीन हाउस गैस एमिट ना करो, ठीक है। तो इसी चीज को लेके हमने अर्थ समिट में अपनी बात रखी कि सर, ज्यादा गलती जिसकी है अभी ऑलरेडी वो ज्यादा ही पे करेगा, उसकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है चीजों को ठीक करने की, और ज्यादा गलती वेस्टर्न कंट्रीज ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है पीछे, जब हिस्ट्री में देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन तुमने किया है। और इसी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट भी किया गया जिसको हम बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉमन बट
डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोले जिम्मेवारी सबकी बराबर सेम है, कॉमन है। वो क्या है कि हमने बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अलग अलग लेंगे। जिसने ज्यादा गलती करी है वो ज्यादा जिम्मेवार है। जिसने हमने अभी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन स्टार्ट किया है, ठीक है, तो हम अभी उतना कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारी गलती भी नहीं है उतनी। दैट्स इट। और इसी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे CBDR जिसको बोलते हैं, इसके बेसिस पे एक प्रोटोकॉल लेके आया गया जिसको बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल। अब समझो, रियो समिट हुआ 1992 में, ठीक है। उसमें एक चीज आती है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक कन्वेंशन हुआ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, ठीक है। उसमें इंडिया जैसे कंट्रीज ने बोला कि ज्यादा गलती किसकी है, वेस्टर्न कंट्रीज की। और इस प्रिंसिपल को बोला गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब सॉल्यूशन तो यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम किया जाए, है ना। और इसी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया, ठीक है, UNFCCC के ही बाद, जिसको बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो इज अ प्लेस इन जापान। क्योटो में एक प्रोटोकॉल लाए, ठीक है। देखो UNFCCC आया तो क्लाइमेट चेंज को सही करना है ना, और CBDR का भी ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन दैट क्योटो प्रोटोकॉल लाए कि भैया हर एक कंट्री को अलग अलग टारगेट्स दे दिए कि तुम इससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं कर सकते, तुम इससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्योंकि CBDR का प्रिंसिपल भी फॉलो करना था, तो इसीलिए इंडिया और चाइना को इन क्योटो प्रोटोकॉल की जो रिक्वायरमेंट्स थी उससे एग्जेम्प्ट किया गया कि यार तुम एग्जेम्प्टेड हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोक रुकावट नहीं है अभी कि तुम्हें कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करना है। क्योंकि अभी जो जिनकी ज्यादा गलती है वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बेस्ड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। यू आर एग्जेम्प्टेड, इंडिया एंड चाइना। ये तुमने याद रखना है, यही मेन पॉलिटिक्स है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट। और अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, मेंशन द फीचर्स। 1997 में ये साइन किया जाता है। क्योटो में होता है, जो जापान में एक जगह है। और किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे है, UNFCCC में जो प्रिंसिपल्स एग्री किए थे। करना क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करना है। होगा कैसे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने पड़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। पूछा जाएगा व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, तुमने पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs जिनको बोलते हैं। बात खत्म, ठीक है। इनका एमिशन को कम करना है और इंडिया और चाइना को और अदर डेवलपिंग कंट्रीज को इससे एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड में, मतलब पिछले 100-200 सालों में हमारा उतना नहीं है कंट्रीब्यूशन जितना किसने किया है, वेस्टर्न कंट्रीज ने। दैट्स इट, ठीक है। ये है मेन क्योटो प्रोटोकॉल। उसके अलावा एक और बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि कुछ क्रिटिक्स, फिर से क्रिटिक्स हर जगह होंगे बेटा। क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल दे पॉइंट आउट दैट sooner or later both India and China along with other developing countries will be among the leading contributors to the greenhouse gas emissions। बोले यार कुछ ही समय में इंडिया चाइना सबसे पहले दूसरे नंबर पे आ जाएंगे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस पे, तो क्या ये तब भी एग्जेम्प्ट रहेंगे फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब वहां बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो भैया हमें एग्जेम्पशन मिला हुआ है क्योंकि हमने पिछले 100-200 सालों में उतना एमिशन नहीं किया जितना वेस्टर्न कंट्रीज ने किया है। तो जिसने किया है वो भुगतो, जैसी करनी वैसी करनी, तो नियम है दुनिया का। तो दिस वाज UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड CBDR।
CBDR पे अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएगा, तुम समझ तो चुके ही हो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगर इसको आर्टिकुलेट करके लिखना कैसे है तो ये मैंने तुम्हें दिया हुआ है, दैट्स इट। और ये हम कर चुके हैं अगर तुम ध्यान से देखो तो, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं नॉर्थ के उनका स्टैंड क्या है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं साउथ के उनका स्टैंड क्या है। अब ये नॉर्थ और साउथ में कंफ्यूज हो जाओगे, इस टाइम पता होना चाहिए यार, तुम क्लास 12th में अभी फाइनल्स पे खड़े हो बिल्कुल। अगर तुम पूरी दुनिया देखोगे, दिस इज लेट्स से द वर्ल्ड मैप, तो नॉर्थ के जितने भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, लेट्स से नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे यूएस कनाडा आएगा, यूरोप एंड देन रशिया एंड सम नॉर्थ ऑफ एशिया, दिस ऑल इज डेवलप्ड वर्ल्ड, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और इसी पूरी दुनिया में अगर तुम साउथ की तरफ देखोगे, साउथ ऑफ दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, ठीक है, एंड दिस इज साउथ ऑफ एशिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पशन, ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ ओनली। सो नॉर्थ इज डेवलप्ड एंड साउथ की तरफ नजर मारोगे तो इट इज डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड, उतना पैसे वाला नहीं है ये, उतना डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग। सो साउथ और नॉर्थ है ना, तो ग्लोबल साउथ का क्या स्टैंड है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, और ग्लोबल नॉर्थ का क्या स्टैंड है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, एंड इट्स एन एनसीईआरटी इक्वेशन, सो आल्सो अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। नॉर्थ के अमीर देश क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार जिम्मेवारी उतनी होनी चाहिए सबकी इक्वली, बेस्ड ऑन टुडे। सी दिस, the developed countries of the north want to discuss the environmental issue as it stands now। बोले आज जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में, वो ज्यादा जिम्मेवारी ले। और आज ऑब्वियसली यूएसए से ज्यादा इंडिया चाइना कर रहे होंगे, यूएसए अब ऑलरेडी खुद को डेवलप कर चुका है फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोटेशन के बाद, और उसके बाद अब उसके पास ग्रीनर फ्यूल्स हैं, ग्रीन फ्यूल्स हैं लाइक सोलर एनर्जी एंड अदर थिंग्स, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच चुके हैं, हम नहीं पहुंचे हैं क्योंकि हमें तुम खुद ही रूल कर रहे थे, तब कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, हम ग्रो नहीं कर पाए, तुमने ग्रो कर लिया, तुमने टेक्नोलॉजी भी बना ली क्लीन, खुद ग्रो भी कर लिया, अब क्लीन एनर्जी भी बना ली, अब हमें रोक रहे हो, है ना। मगर ये नॉर्थ का स्टैंड है, बोले जैसे आज जो एमिशंस का स्टेटस है उसके बेसिस पे ही सबको क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। मगर हमारा स्टैंड साउथ के कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का स्टैंड क्या है, ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये बोलते हैं कि जिसने पहले ज्यादा किया है जिम्मेवारी उसकी ज्यादा बनती है, that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by developed countries। बोले जो डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे पिछले 100-200 सालों में किया है, उसकी वजह से आज प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से आज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। एंड इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन दे मस्ट आल्सो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने ज्यादा डिग्रेडेशन किया है उसकी जिम्मेवारी भी ज्यादा बनती है, दैट्स इट। इसी चीज को कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोला जाता है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट भी किया गया था अर्थ समिट में। और अर्थ समिट में कहां पे, रियो डिक्लेरेशन में 1992 में जो अर्थ समिट हुआ, एक बार एक्टिवली रिकॉल करो, 4 हमने उसके आउटकम्स देखे थे। पहला आउटकम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा आउटकम एजेंडा 21, तीसरा आउटकम रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में ये एक्सेप्ट किया गया था क्या, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसी के बेसिस पे आगे फिर एक कन्वेंशन भी आया UNFCCC। ठीक है, और इस UNFCCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लेके आया गया, बात खत्म। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल में टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ CBDR इंडिया और चाइना को एग्जेम्प्ट कर दिया गया फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस।
and various other developing countries, but most importantly India and China. That's it. ठीक है, ये हो गया हमारा CBDR, that is common but differentiated responsibilities. अब एक फिर टॉपिक आएगा, अब नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू, अब बस नोट्स ले लो और पढ़ना शुरू कर दो, अब पूरा चैप्टर तुम्हें समझ आ चुका है, अब खास कुछ नहीं है। इंडिया का स्टैंड क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज पे, तो कोई भी चीज ले लो, क्योटो प्रोटोकॉल, G8 की मीटिंग जून 2005 में हुई थी, नाउ दीज ऑल आर फैक्ट्स, UNFCCC, CCC, अदर अर्थ समिट के एग्रीमेंट्स पे हमारा हर जगह एक ही स्टैंड है, एंड दैट इज समथिंग विच यू विल राइट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज ने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस किए हैं, उन्हीं की ही ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, तो उनको ही ज्यादा, क्योटो प्रोटोकॉल में भी उनकी ही दे आर मोर लाइबल टू फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, दैट्स इट, नॉट इंडिया। ठीक है, हर जगह पे हमारा यही स्टैंड रहेगा। एक दो चीजें जो याद रखनी है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन और रेटिफाई किया, दैट वाज इन 2002। क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में था, अभी हमने पीछे पढ़ा है, बट इंडिया ने कब साइन किया और रेटिफाई किया, इट वाज इन 2002, दैट्स इट, ये याद रखोगे। ठीक है, उसके अलावा हर जगह हमारा सेम मानना है। UNFCCC में हम क्या मानते हैं, हमारा स्टैंड क्या है, अगेन यहाँ पे C एक मिसिंग है, इट्स एक्चुअली UNFCCC। ठीक है, अगेन वी बिलीव इन प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोले जिसने इतिहास में ज्यादा एमिशंस किए हैं वो अब ज्यादा जिम्मेवारी लेगा, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, मतलब CBDR, सिमिलर थिंग। ठीक है, हर जगह सेम चीज, और कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो तुम देख सकते हो। बोले हमारा वैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज्यादा है, मगर अगर पर कैपिटा की बात करें तो बहुत कम है। पर कैपिटा मतलब लेट्स से पूरा इंडिया 300 यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, मगर इंडिया में 150 करोड़ जनता है ना, तो एक आदमी पर कैपिटा एमिशन कितने हो जाएंगे, 300 बाय 152 यूनिट्स ओनली। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया में बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि हम एमिशंस कर रहे हो, मगर पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। अब 150 करोड़ जनता भी तो है, सो एनर्जी जितनी प्रोड्यूस हो रही है या यूज हो रही है वो 150 करोड़ जनता के लिए हो रही है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये पर कैपिटा एमिशन यूएस का ज्यादा ही होगा, फाइन, एंड वी नो दैट यार, ज्यादा एनर्जी कौन यूज कर रहा है, बिजली भी ज्यादा कौन यूज कर रहा है। इंडिया में 27 करोड़ जनता, तो ऑलमोस्ट स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। वेस्टर्न कंट्रीज अ सिंगल पर्सन इज यूजिंग आईपैड, मैकबुक, आईफोन, वेरियस अदर रिसोर्सेज, वहां पे लाइटनिंग एंड ऑल, ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, वट ऑल थिंग्स दे आर डूइंग, तो ऑब्वियसली द एमिशंस देयर विल बी, पर कैपिटा एमिशंस विल बी मच मोर हायर देन इन इंडिया। ठीक है, हाँ इंडिया की कोलेक्टिवली क्योंकि ज्यादा है, बिकॉज बट वी आर 150 करोड़ पॉपुलेशन एज वेल, तो एक आदमी के हिस्से ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर हम देखें तो बहुत कम आएगा। ठीक है, दैट्स इट, just give it a read to all these things, you'll find out that in every global platform we talk about CBDR after that। ठीक है, historical responsibility, CBDR। एक चीज जो मैंने बताई 2002 में हमने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन और रेटिफाई किया, ये याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है यार, यहाँ से पता नहीं क्यों CBSE बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन, एनवायरमेंट मतलब 6 नंबर का आना है, तो यार इस वाले टॉपिक से बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत बार आ रहा है क्वेश्चन, और CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी ये अभी डाला हुआ था। ये है क्या, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू चेक द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सवाल ये कि इंडिया ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने जिससे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, अब तुम्हारे सामने 4-5 चीजें लिखी हुई हैं, तुमने फैक्ट्स लर्न कर लेने हैं, बात खत्म, मगर थोड़ा सा इसको डिटेल में लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि CBSE ना यहाँ से थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टी लेवल यहाँ से बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है देखो जरा, एक तो इससे MCQs आ रहे हैं
क्रोनोलॉजी बेस्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, तो 2001 तुम्हें पता होना चाहिए, इट्स एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। और फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज इन 2003, यू शुड नो। और एक ratification of Paris climate agreement, what it is, no need to go into that, ठीक है, will not be asked। ये 2016 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2016 में। तो 2001, 2003, 2016 तुम्हें क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो आया है वो बहुत लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, अगर ध्यान से नहीं किया होगा तो। और वो क्वेश्चन ये था that which act encourages the use of renewable energy। ऑप्शंस में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट भी था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी था, और भी दो चीजें लिखी हुई थी। बट यार ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि रीन्यूएबल एनर्जी यूज करने के लिए कौन सा एक्ट बोल रहा होगा। बट अब ये याद रखना है, इट वाज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो रीन्यूएबल एनर्जी यूज करने की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है। वैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर जितना डिफिकल्ट डालता है सीबीएसई उतना फाइनल एग्जाम नहीं होता है बोर्ड का, बट स्टिल यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। अच्छा, इन तीन चीजों के अलावा एक नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी और एक we try that recent trends in importing natural gas and encouraging the adoption of clean coal technologies show that India has been making real efforts, ठीक है। नेचुरल गैस का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं उसका भी, तो मतलब ये दिख रहा है कि अब फॉसिल फ्यूल से थोड़ा सा हम हट रहे हैं, क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आ रहे हैं। दिस इज़ वन थिंग, ठीक है, दैट्स इट। अदरवाइज ये पांच चीज़ें याद रखो, 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा नहीं, 4 में आएगा, तो तुम्हें 4 मिनिमम पता होनी चाहिए। उसके अलावा एमसीक्यू में सब पूछा जाएगा। एमसीक्यू के लिए थोड़ा डिटेल में लर्न करना पड़ेगा, एक तो क्रोनोलॉजी लर्न करनी है, एक मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज़ फॉर यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसके अलावा हो सकता है फाइनल तुमसे पूछ लें कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 उसका मेन मोटिव क्या था, टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, कि लीकेजेस ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एफिशिएंटली एनर्जी यूज हो, दैट्स इट। ये बात छोटी छोटी याद तुमने रखनी है इस क्वेश्चन से, ठीक है। देन देयर आर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, कि पूरी दुनिया में एनवायरमेंट को लेके क्या क्या बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं और किन इश्यूज पे मूवमेंट हुआ है, एनवायरमेंट में क्या एस्पेक्ट को बचाने के लिए मूवमेंट हुआ है। देखो जरा, एक है फॉरेस्ट मूवमेंट्स, लेट्स बी अ लिटिल क्विकर नाउ, ठीक है। तो अब खत्म करेंगे, इट्स अबाउट 1 आवर, ठीक है। और अभी जैसे वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इसके तुरंत बाद आई हैव टू टेक, बिकॉज अभी एग्जाम है तो कुछ बच्चों की अभी लाइव क्लास लेनी है, तो वो भी करना है, सो दैट्स वाई लेट्स बी अ लिटिल क्विकर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक तो फॉरेस्ट मूवमेंट्स, फॉरेस्ट को बचाने के लिए मूवमेंट्स। अब इसमें क्या है कि मूवमेंट्स बेसिकली कहाँ कहाँ हुए हैं, मेक्सिको में, ब्राज़ील में, चिले में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका में, इंडिया में। यार अगर तुम ध्यान दो तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, जहाँ से इक्वेटर गुजर रहा होता है ना, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, पानी ज़्यादा ऊपर जाएगा और बारिश भी ज़्यादा होगी ना। बेसिकली लेट्स से दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज कैप्रिकॉर्न। इस पूरे ट्रॉपिकल एरिया को, इस पूरे एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और ट्रॉपिकल एरिया में गर्मी होती है, गर्मी वाले कंडीशंस में मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट मतलब बारिश भी ज़्यादा होगी वहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तो फॉरेस्ट पूरी दुनिया के ज़्यादातर यही होंगे ना, सो दैट्स वाई इफ यू विल सी अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो हेयर, ठीक है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गया, ब्राज़ील वगैरह है ना, चिली हो गया, ये सारे, और अफ्रीका में जो कॉन्गो बेसिन एंड ओल है। उसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो हेयर, ठीक है। एंड देन इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे भी ज़्यादा जंगल है। तो ये सारे एरियाज जहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे ही तो फॉरेस्ट होंगे, और वहीं फॉरेस्ट को बचाने के लिए मूवमेंट्स होंगी। सो मैक्सिको, ब्राज़ील, चिली, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया, यहाँ पे मूवमेंट्स हुई हैं बचाने के लिए जंगलों को। इंडिया में भी यू नो दैट फॉरेस्ट चिपको मूवमेंट एंड ऑल वाज देयर।
इसके अलावा देयर वर मूवमेंट्स अगेंस्ट मिनरल एंड माइनिंग इंडस्ट्री, मूवमेंट्स अगेंस्ट मिनरल एंड माइनिंग इंडस्ट्री, मिनरल्स और माइनिंग के खिलाफ, क्योंकि उससे माइनिंग करेंगे तो अगेन कोल की माइनिंग होगी या किसी चीज की माइनिंग होगी, उससे जमीन भी खराब हो जाएगी, है ना। और जहां माइनिंग करनी है वहां पे पेड़ भी काटने पड़ेंगे पहले, और फिर उनको मिन माइनिंग करेंगे और फिर मिनरल्स को यूज करेंगे तो फिर ग्रीनहाउस गैस एमिशन होंगे, ठीक है। तो ये इसके खिलाफ भी मूवमेंट्स हुई हैं, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यू कैन सी वन गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दैट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस में क्या हुआ, एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, WMC, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, फिलीपींस में जाके माइनिंग करने की, वहां पे एक प्लांट लगाने लगे WMC। तो फिलीपींस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये नहीं होने दिया। सो मच ओपोजिशन टू द कंपनी इन इट्स ओन कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों ने अपोज किया। is based on anti-nuclear sentiments and advocacy for the basic rights of Australian indigenous people। एक तो ये मे बी माइनिंग, अगर WMC जो लग रहा होगा, ये मे बी फॉर सम न्यूक्लियर, क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियर मिनरल्स हैं, है ना, तो दैट यूरेनियम एंड प्लूटोनियम एटसेट्रा, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लग रही होगी। तो एक तो एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट था ऑस्ट्रेलिया में भी, इसीलिए लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, प्लस वहाँ के जो इंडिजिनस ट्राइबल लोग थे उनके फेवर में भी बात की, दैट्स वाई यहाँ ये प्रोटेस्ट हुआ WMC के खिलाफ, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल। सो यू शुड नो, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फिलीपींस में एक प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हुआ था, सो यू विल राइट इट वाज अगेंस्ट वेस्ट दैट माइनिंग and mineral industry, and the company's name, multinational company's name was Western Mining Corporation। और अगर पूछा जाएगा कि ये कौन से कंट्री बेस्ड कंपनी है, तो आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। प्रोटेस्ट कहाँ हुए थे, फिलीपींस में, दैट्स इट। एक है एंटी डैम मूवमेंट्स। अब यार एंटी डैम मूवमेंट्स क्या होते हैं, डैम अक्सर जब भी बनाई जाती है, डैम के फायदे बहुत सारे हैं, बट वेन एवर डैम इज क्रिएटेड, पहली बात तो एक बहुत बड़े रीजन में बनती है और वहां के लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है जो वहां लोग रहते थे। पहला प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। दूसरा प्रॉब्लम, डैम किसी रिवर पे ही बनेगा, क्योंकि रिवर के पानी को ही एक रिजर्वोयर में इकट्ठा किया जाएगा जिससे बिजली बनेगी। अब रिवर का पानी इकट्ठा करना, रिवर का डायरेक्शन चेंज करना, वो रिवर के साथ छेड़छाड़ है, और रिवर के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो रिवर भी खराब होता है, उसके आसपास की इकोलॉजी भी खराब होती है, ठीक है। इसीलिए डैम्स के खिलाफ भी मूवमेंट्स हुए हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है एंटी डैम मूवमेंट्स की, अर्ली 80s में ऑस्ट्रेलिया में एक मूवमेंट होता है, कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर। वहां पे एक रिवर है फ्रैंकलिन रिवर, उस फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया डैम एक रिवर पे ही बनेगी, तो फ्रैंकलिन रिवर पे डैम बन रहा होगा, उसके खिलाफ ये मूवमेंट किया, ठीक है। उसके अलावा हर जगह ऑलमोस्ट, टर्की, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया टू चाइना, हर जगह ही एंटी डैम मूवमेंट्स हुए हैं। इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट डैम हुआ था, दैट वाज नर्मदा बचाओ आंदोलन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा रिवर पे बननी थी, डैम का नाम क्या था, बहुत बार पढ़ चुके हो, पॉज करके एक बार सोचो और आंसर मुझे कमेंट में बताओ। अब इसको वापस से रिज्यूम कर लो वीडियो को, एंड आंसर एक्चुअली इज सरदार सरोवर डैम, है ना, दैट्स इट, ठीक है। सो दीज वर द मूवमेंट्स, एंटी डैम मूवमेंट्स। क्या क्या एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करी, फॉरेस्ट मूवमेंट्स। फॉरेस्ट सारे मेजरली किन किन कंट्रीज में होंगे, जो ट्रॉपिकल रीजन है, मेक्सिको, ब्राजील, चिली, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड कॉन्टिनेंटल अफ्रीका। अफ्रीका का कॉन्टिनेंटल पार्ट, सेंटर ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, दैट कॉन्गो बेसिन एंड ऑल, एंड देन इंडिया ऑल्सो, ठीक है। फिर मिनरल माइनिंग इंडस्ट्री के खिलाफ, वहां पे हमने फिलीपींस और वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन वाला एक एग्जांपल देखा। उसके बाद एंटी डैम मूवमेंट्स स्टार्टेड इन 1980s, कैंपेन टू सेव फ्रैंकलिन रिवर, ये कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इंडिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट, दैट्स इट, ठीक है। चलो नाउ आई नीड टू एंड दिस, आई नो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आर स्टिल लेफ्ट, एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बट आई होप अभी कंसेप्ट समझ आ गया है, क्योंकि
अभी इतना बेसिक तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। अभी जिनका एग्जाम है 23rd का, कुछ बैच के बच्चों का अभी क्लास लेना है एंड टाइम इज लेसर नाउ, सो आई नीड टू रैप इट अप नाउ, ठीक है। एक एक टॉपिक देख लेना, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, इसमें डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स मतलब सिंपल डेफिनेशन, हु गेट्स व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ। पूरी दुनिया लड़ किस लिए रही है? व्हाई यूएसए इन अटैक्ड ईरान? ऑयल एक कारण है, और आइडियोलॉजिकल कारण भी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेजरली रिसोर्सेज को कैप्चर करना है ना, प्रोक्योर करना है, ठीक है। सो किस कंट्री को क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और मेजरली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और स्पेशली यूएसए, वो ऐसा कुछ करके रखते हैं पूरी दुनिया में कि उनको जो मेजर इंपॉर्टेंट रिसोर्स चाहिए वो मिलता रहे, है ना। देखो कोल्ड वॉर से पहले की बात करें तो टिम्बर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हुआ करता था, कॉमर्शियल वुड जो होती है, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज पूरा ट्राई करते थे कि हमको उनकी सप्लाई रुके ना, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज चलती रहे, है ना। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ऑयल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स वो उन्होंने मेंटेन करके रखा कि वेस्टर्न कंट्रीज के पास वो जाता रहे। और आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर आप अब रेडियो एक्टिव मिनरल्स बहुत सारे, है ना, न्यूक्लियर मिनरल्स हो गए, एंड ऑयल तो स्टिल इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो वही सारी बातें रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स में, यू विल अंडरस्टैंड। और एक ऑयल को लेके स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, ठीक है। एंड वन इज जियोपॉलिटिक्स अराउंड वाटर एज वेल, ठीक है। दैट्स इट, डोंट फोकस मच ऑन दिस, जस्ट गिव इट अ रीड। बट रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स की डेफिनेशन है कि ये बस लर्न कर लेना, दैट हु गेट्स व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ, दैट्स इट, ठीक है। एंड दिस कार्टून इज वेरी इंटरेस्टिंग, इफ टाइम अगर होता थोड़ा तो और डिटेल में इसको समझाता है, सुन लो एक बार, है ना, यू विल एंजॉय डूइंग दिस। हाउ नियो कॉलोनियलिज्म वर्क्स, देखो जरा। नियो कॉलोनियलिज्म क्या होता है? पहले क्या होता था, इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन इंडिया में आया, इंडिया को कॉलोनाइज करके इंडिया के सारे रिसोर्सेज वापस ले गया, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर दिया, इंडिया को सोने की चिड़िया से बेकार कर दिया, ठीक है। वन थिंग, दे कॉलोनाइज्ड अस, दे लूटेड अस, दिस इज कॉलोनियलिज्म। अब है नियो कॉलोनियलिज्म। अब पूरी दुनिया में इतना आसान नहीं है कि डायरेक्टली आप किसी कंट्री में घुस के और उस पर रूल करने लग जाओ, है ना। सोवरेन कंट्रीज हैं सारे, मगर अब उन्होंने नए तरीके अपना लिए हैं। ग्लोबलाइजेशन में हम और अच्छे से इसकी बात करेंगे। उसके अलावा देखो अब क्या करते हैं, स्पेशली यूएसए एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, पहले तो उस कंट्री में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सी नाउ दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड योर कंट्री, यू कैन पे अस टू रिबिल्ड इट। पहले तो उस कंट्री को जाके जो जहां पे भी, फॉर एग्जांपल स्पेशली सबसे ज्यादा रिसोर्सेज ऑयल कहाँ पे है? वेस्ट एशिया में, जो गल्फ कंट्रीज है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। अभी क्या किया, ईरान में भी अटैक करके उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान में सेम चीज किया। क्यों कर, अच्छा डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर बोल रहे कि तुम्हें ठीक कौन करेगा, हम ही करेंगे, ठीक है। और बोले हम तुम्हें ठीक करेंगे, तुम बदले में हमें क्या दोगे, पैसा वैसा नहीं चाहिए, वी एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एज पेमेंट एज वेल, तुम्हें हमें ऑयल देते रहो। मतलब हमारी सप्लाई ऑफ ऑयल नहीं रुकनी चाहिए कभी भी पूरी जिंदगी, है ना। दिस इज नियो कॉलोनियलिज्म, नया तरीका है लूटने का कंट्रीज को, ठीक है। नियो कॉलोनियलिज्म बेसिकली रिसोर्सेज, पहले ब्रिटिशर्स को एज अ कंपनी यहाँ पे आए, क्या चाहिए था हमारा, कॉटन, ठीक है, क्योंकि उनको कपड़ा बना के बेचना था, है ना। तभी यहाँ पे प्लांटेशन होने लगे, तभी मेजरली सत्याग्रह सारे कहाँ हुए हैं, पीजेंट्स ने किए हैं, चाहे वो चंपारण हो चाहे वो खेड़ा हो, है ना। और एक कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद में, क्लास 10th में पढ़ के आया हो तुम सब, ठीक है, अगर याद हो तो। काश ऐसा सोशल साइंस सब पढ़ते होते कि याद भी रखते साथ में, मोस्ट ऑफ यू रखते होगे तो इट्स बेटर, इट्स गुड, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है। और अभी ऑयल जरूरी है, तो ऑयल की सप्लाई चलती रहे, तो ऐसे दूसरे कंट्री को कैसे लूटना है, पहले उसको बर्बाद कर दो, फिर जाके बोलो कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, बदले में ऑयल देते रहना हमें, दैट्स इट, ठीक है। एक लास्ट इंडिजिनस पीपल के बारे में है क्वेश्चन, दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू बाय योर ओन, ठीक है। आई हैव लेफ्ट विद ओनली 3 minutes टू स्टार्ट माय डेली लाइव क्लास, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टू गो नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट।
एक चीज है विनर्स एटीट्यूड रखना है, सेल्फ पिटी नहीं करना है, लर्न करते रहो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 6 दिन बचे हैं अभी भी, 6 दिन बहुत होते हैं पूरा प्रिपेयर करने के लिए। वीडियोस में डालता रहूंगा मैक्सिमम जितना भी टाइम मुझे लगेगा, ठीक है। और नोट्स प्लीज ले लो, ये नोट्स ही सिर्फ अगर लर्न कर लोगे, उसके भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्रायोरिटी क्वेश्चन की लिस्ट भी, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे तो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।